नमस्कार साथियों, एमएस वर्ल्ड की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम आप सभी के सामने जीएस के अंतर्गत भूगोल की एक श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं। साथियों, इसके पहले की क्लास में हमने आपसे एक सामान्य जानकारी के रूप में देखा था कि भूगोल का अर्थ क्या होता है और परिभाषा के माध्यम से यह जाना था कि आखिरकार हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ब्रह्मांड। हम अपने क्लास की जो शुरुआत कर रहे हैं वह ब्रह्मांड से कर रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार ब्रह्मांड है क्या, फिर कैसे हमारी पृथ्वी का अस्तित्व है, यहाँ तक कि हम क्लास को यहाँ पर देखने का काम करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, आप लोग लिखिएगा क्या है वो, ब्रह्मांड। साथियों, ब्रह्मांड के विषय में आपके मन में यह एक दिलचस्पी उठती होगी कि ब्रह्मांड है क्या। हम देखते हैं ऊपर बहुत बड़ा आसमान दिखता है जिसका कोई और छोर ही नहीं होता है। देखने में लगता है कि बस आसमान ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, इधर देखिए तो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब चाहे चारों तरफ देखिए तो लगता है कि हम चारों तरफ से इस आसमान के अंदर पैक हैं, ढके हुए हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या है, एक विशालतम रूप है जिसका कोई और छोर ही नहीं है। इसका कोई मतलब कि कहां तक है कुछ अता पता ही नहीं है। मतलब कि हम इसके खगोल विज्ञान से जानने का ही प्रयास करते हैं कि आखिरकार इसका जो विस्तार है वो कैसा है, कहां तक है, और इस पे बहुत सारे अध्ययन हुए हैं कि आखिरकार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है, ब्रह्मांड का अस्तित्व क्या है, ब्रह्मांड आया कहां से। इन सब चीजों पर एक अध्ययन चल रहा है। तो हम जो आपके सामने बताने का प्रयास करेंगे कि ये ब्रह्मांड है क्या। तो ब्रह्मांड आप समझिएगा कि एक बहुत विशालतम रूप है। अब हम आपको अगर इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे तो वहां से आप समझिएगा कि ब्रह्मांड में क्या है, कई सारी आकाश गंगाएं हैं। मतलब ये जो ब्रह्मांड है वो क्या है, कई आकाश गंगाओं को मिलाकर बना हुआ है। ठीक है, कई आकाश गंगा। अब इसी से आप समझने का प्रयास करिएगा कि कई आकाश गंगा का समूह जो होता है उससे क्या बनता है, एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। फिर उसके बाद क्या कह सकते हैं कि कई आकाश गंगाओं में क्या होता है, तारे, तारों का समूह। ठीक है, और उसी तारों के समूह में क्या है, हमारे पास एक तारा है जिसका नाम क्या है, सूर्य। और सूर्य का अपना एक परिवार है और उस परिवार के अंतर्गत हमारी पृथ्वी भी सम्मिलित होती है। ठीक है, तो ब्रह्मांड क्या है, एक विशालतम रूप है और उस ब्रह्मांड में हमको बहुत सारी आकाश गंगाएं देखने को मिलती है। और उन आकाश गंगाओं में अरबों तारे हैं, बहुत सारे तारे हैं। उन तारों में एक तारा क्या है, सूर्य। और सूर्य का अपना एक परिवार है जिसमें पृथ्वी का भी एक रोल है। पृथ्वी भी एक उसमें खगोलीय पिंड के रूप में सूर्य के साथ सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि ब्रह्मांड एक विशालतम रूप है। इसको थोड़ा मैं समझाने का प्रयास करेंगे। सपोज करिए कि एक बहुत बड़ा सा क्षेत्र है, मतलब मान के चलिए जितना आप ऊपर देखते हैं, ऊपर का जो हिस्सा है वो क्या हुआ, एक बड़ा सा हिस्सा है जिसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ब्रह्मांड है। क्या है, ये पूरा ब्रह्मांड है। ठीक है, और इस ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, बहुत ढेर सारी आकाश गंगाएं यहां पर मौजूद हैं। ठीक है, इसमें ढेर सारी आकाश गंगाएं हैं। ये तो बहुत कम मैं बना रहा हूं। ठीक है, बस आपको समझाने के लिए इसमें बहुत ढेर सारी आकाश गंगाएं हैं। और उन्हीं आकाश गंगाओं में क्या है कि हमारी भी एक आकाश गंगा है, कुछ करके हमारी आकाश गंगा ये हुआ। तो इसमें क्या है, बहुत ढेर सारे तारे हैं, स्टार हैं, है ना। ठीक है, बहुत ढेर सारे तारे हैं और उन्हीं तारों में सपोज करिए कि एक तारा क्या है, एक तारा आपका हो गया सूर्य, ये आपका सूर्य होगा। ठीक है, मतलब कि बहुत बड़ी आकाश गंगा है, उन्हीं आकाश गंगा में एक तारा क्या है, सूर्य है। और सूर्य का भी अपना एक परिवार है जिसमें आपको हम देखते हैं कि कई सारे खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रह्मांड एक विशालतम स्वरूप है। उस ब्रह्मांड में हमको बहुत सारी आकाश गंगाएं देखने को मिलती हैं और उन आकाश गंगाओं में कई सारे क्या है,
तारे हैं, उन तारों में सूर्य एक तारा है। सूर्य का अपना एक परिवार है जिसके अंतर्गत पृथ्वी भी सम्मिलित है, उसी परिवार में पृथ्वी भी आती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड से ही होकर हम पृथ्वी तक पहुंचने का काम करेंगे। ठीक है, ब्रह्मांड क्या है? एक विशालतम स्वरूप है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को भी हम देखेंगे कि आखिरकार इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, इतना समझ में आया? तो हम ठीक है, तो यहां पर आपने क्या देखा? ये आपका ब्रह्मांड हुआ। ठीक है, ब्रह्मांड कैसे बना है? अरबों आकाश गंगा से मिलकर। और आकाश गंगा कैसे बनी है? अरबों तारों से मिलकर, अरबों तारों से मिलकर। ठीक है, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड कैसे बना है? बहुत मतलब कई सारी आकाश गंगाएं हैं, वो आकाश गंगाओं से मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। और एक आकाश गंगा में अरबों तारे हैं और उन अरबों तारों से मिलकर क्या बनता है? एक आकाश गंगा का निर्माण हुआ है। तारे क्या होते हैं? तारे कैसे अपने खुद के प्रकाश को उपस्थित करते हैं? तारों में हम देखते हैं कि क्या होता है कि 70% से अधिक, 70% से अधिक इसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन पाया जाता है और अन्य गैस के रूप में क्या देते हैं? अन्य गैसों में हीलियम होती है, हीलियम प्रमुख रूप से होती है। ठीक है, मतलब कि जो तारे होते हैं, तारे क्या होते हैं? ये हाइड्रोजन क्या होते हैं? आपस में हम कह सकते हैं ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या करता है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को जन्म देता है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन होता है किसमें? किसी किसी बीच में इस हाइड्रोजन के जो कण होते हैं इनमें नाभिकीय संलयन होता है और इसी से क्या होता है? इनके संलयन से इनमें प्रकाश और ऊष्मा का जन्म होता है। प्रकाश और ऊष्मा का जन्म होता है। मतलब ये जो हाइड्रोजन है, यही हाइड्रोजन आपस में मिलकर, आपस में संलयन करके एक प्रकाश और ऊष्मा का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो हम सूर्य देख रहे हैं तो सूर्य की जो प्रकाश आ रही है वो कहां से आ रही है? इसमें जो हाइड्रोजन गैस है वही गैस क्या हो रही है? आपस में नाभिकीय संलयन हो रहा है और नाभिकीय संलयन से ये जो प्रकाश मिल रहा है और हमको क्या मिल रहा है? ऊष्मा, तापमान जो मिल रही है वो कैसे मिल रही है? हाइड्रोजन के आपस में संलयन, नाभिकीय संलयन के द्वारा ही हमको प्रकाश और ऊष्मा देखने को मिल रही है। तो आपके अगर क्वेश्चन आता है कि जो तारों का प्रकाश और ऊष्मा मिल रही है, ऊष्मा होती है, ये कैसे होती है? तो एक नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से इसमें ऊष्मा और प्रकाश देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तारे हो गए। मतलब तारे क्या हो गए? कई तारों को मिलाकर हम देखते हैं कि एक आकाश गंगा का निर्माण होता है। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं। अब देखिए उन तारों में क्या है? सूर्य एक क्या है? तारा है। सूर्य भी एक तारा है और सूर्य का अपना एक परिवार है। मतलब कैसे मिलता है? इसमें कैसे बनता है? इसमें और शामिल होते हैं ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह मतलब अति सूक्ष्म ग्रह, धूमकेतु, धूमकेतु और उल्कापिंड। मतलब कि उन तारों में सूर्य एक तारा है और सूर्य का भी अपना एक परिवार है जिसमें ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, उल्कापिंड है। इसको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, अभी आप बहुत परेशान मत होइएगा। ग्रह के अंतर्गत ही पृथ्वी क्या है? हमारी एक ग्रह है। ठीक है, तो सूर्य का अपना एक परिवार है जिसमें ग्रह शामिल है, उपग्रह शामिल है, क्षुद्र ग्रह शामिल है, धूमकेतु शामिल है और उल्कापिंड शामिल है।
ठीक है, तो आप फिर से समझने का प्रयास करिएगा कि ब्रह्मांड एक विशालतम स्वरूप है। उस ब्रह्मांड में कई आकाश गंगाएं हैं, उन आकाश गंगाओं में कई अरब तारे हैं, उन अरब तारों में सूर्य एक तारा है और सूर्य का अपना एक परिवार है जिसमें ग्रह शामिल है, उपग्रह शामिल है, क्षुद्र ग्रह शामिल है, उल्कापिंड शामिल है, धूमकेतु शामिल है और उन ग्रहों में क्या शामिल है, पृथ्वी भी हमारी एक ग्रह है। ठीक, इतना आपको समझ में आया? चलिए, अब इस तरह से हम कह सकते हैं जो पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा होगा? बताइए आप लोग। पृथ्वी के सबसे निकट तारा क्या हो जाएगा? सूर्य, क्योंकि सूर्य से ही हमको ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त हो रहा है। अगर हम बात करें कि पृथ्वी से जो सूर्य के बाद सबसे दूर तारा है वो कौन सा है, तो क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, सूर्य के बाद सबसे दूर तारा हमको प्रॉक्सिमा सेंचुरी देखने को मिलता है। फिर उसके बाद अगर तीसरे तारे की बात करें तो वो कौन सा है? अल्फा सेंचुरी। ठीक है, ये एक क्रम कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि मान लो सूर्य तो सबको पता होता है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है, तो वो सूर्य है। सूर्य के बाद कौन सा तारा है, तो वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी लगभग सबको पता होता है। उसके बाद सबसे दूर तारा कौन सा है, तो वो कौन सा है? अल्फा सेंचुरी। ये 3 तारों का एक क्रम है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। चलिए आगे देखते हैं हम कि आखिरकार ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई। तो हम जो एक फेमस सिद्धांत है उसी के यहाँ पे आपके सामने चर्चा करेंगे। क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो इसके लिए जो सबसे फेमस सिद्धांत है वो क्या है? महाविस्फोट सिद्धांत। और इसको कई सारे विद्वानों ने मान्यता प्रदान की है। महाविस्फोट सिद्धांत माना गया कि इसी सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। महाविस्फोट सिद्धांत क्या है? महाविस्फोट सिद्धांत, इसकी जो इस सिद्धांत को जो दिया है वो किसने दिया है? जॉर्ज लेमेंटियर ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। किसने प्रस्तुत किया है? जॉर्ज लेमेंटियर ने प्रस्तुत किया है। इन्होंने माना है कि आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक अति सूक्ष्म अत्यधिक गर्म एवं अत्यधिक घनत्व वाला एक पिंड रहा होगा। जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण विस्फोट हुआ होगा। ठीक है, इन्होंने माना कि एक अति सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा सा एक पिंड रहा होगा और उसमें क्या था? अत्यधिक घनत्व और अत्यधिक गर्म होने के कारण उसमें एक गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हुआ और जिससे एक बहुत बड़ा विस्फोट उत्पन्न हुआ। और उसी विस्फोट के स्वरूप क्या हुआ कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। मतलब कि जो हमको आकाश गंगाएं देखने को मिल रही, जो तारे देखने को मिल रही हैं, इन सब की उत्पत्ति इसी विस्फोट के अनुसार हुआ। क्यों माना गया? क्योंकि अभी ये माना जा रहा है कि जो आकाश गंगाएं हैं, मैंने आपसे आकाश गंगाएं की चर्चा की, जो आकाश गंगाएं समझ ली कि ये 2 आकाश गंगाएं हैं और इन दोनों आकाश गंगाओं के बीच में क्या हो रही है? अगर पहले जो स्थिति रही है वो स्थिति अब वर्तमान समय से भिन्न हो गई। मतलब ये दोनों आकाश गंगाएं दूर होती चली जा रही हैं। मतलब क्या हो रहा है कि जहां पहले थे वहां से ये जो क्या हो रहे हैं, निरंतर इनमें
दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो जब दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं तो एक समय ऐसा भी रहा होगा कि ये पास में रहे होंगे। जैसे सपोज करिए कि कोई भी स्थिति है और वो यहाँ पर थी, यहाँ पर थी, और हम कुछ दिनों बाद देखते हैं कि वो स्थिति कुछ ऐसी हो गई, यहाँ पर थी, यहाँ पर थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये स्थिति थी तो जाहिर सी बात है कि जब पहले मैंने एक स्थिति ये देखा, ये एक स्थिति यह है, कुछ दिनों बाद देखते हैं कि वह स्थिति क्या हो गई, आगे बढ़ गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ दिन पहले वो कुछ ऐसी रही होगी, आपस में सम्मिलित रही होगी, और बहुत संभावना है कि कुछ दिनों क्या रहा होगा, वो एक ही रहा होगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनमें विस्फोट हुआ और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते 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 मतलब वो दूरियां निरंतर, वो विस्फोट का परिणाम अभी तक चल रहा है, जिससे जो ये सब पिंड हैं, जो आकाशगंगाएं हैं, उनमें निरंतर दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये जो महाविस्फोट सिद्धांत था वो लेमेंटियल ने दिया था, और उन्होंने माना कि अरबों वर्ष पूर्व एक छोटा सा पिंड था, एक अति सूक्ष्म पिंड था, जिनमें अधिक गर्माहट होने के कारण, अधिक गर्मी होने के कारण और अत्यधिक घनत्व होने के कारण उनमें आपस में उसमें विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक है, आशा करते हैं कि आप इसको ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करिएगा, मैं और इसको अच्छे से समझाने का काम करूंगा। आप अभी इतना जानिएगा कि ब्रह्मांड जो है वो क्या है, वो एक महाविस्फोट सिद्धांत के अंतर्गत उसका जन्म हुआ, उस पर एक विस्फोट हुआ, और वही विस्फोट क्या हुआ, इस पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया। और वही ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड में क्या है, समस्त आकाशगंगाएं उस ब्रह्मांड में सम्मिलित हैं, और उन्हीं आकाशगंगाओं में कई सारे तारे हैं, मतलब अरबों तारे हैं। उन्हीं अरबों तारों में सूर्य एक तारा है, और सूर्य का अपना एक परिवार है जिसमें पृथ्वी भी सम्मिलित है। तो उन सब का अध्ययन हम आगे की कक्षाओं में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। आशा करते हैं कि यह क्लास आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।